चैप्टर 23 आतंक की एक रात। जेन क्लेटन को, जो उस पेड़ पर प्रतीक्षा कर रही थी जहां वेरपर ने उसे बैठाया था, ऐसा लग रहा था कि यह लंबी रात कभी समाप्त नहीं होगी। फिर भी अंततः वह समाप्त हो गई और भोर होने के 1 घंटे के भीतर ही पगडंडी पर आते एक अकेले घुड़सवार को देखकर उसकी आत्मा में नई आशा की लहर दौड़ गई। बहते हुए बुरनूज ने अपने ढीले हुड के साथ सवार का चेहरा और आकृति दोनों को छिपा दिया था, लेकिन ये बात लड़की अच्छी तरह जानती थी कि यह मिस्टर फ्रेकोल्ट था, क्योंकि उसने एक अरब की वेशभूषा पहन रखी थी और केवल उसी से उसके छिपने के स्थान की तलाश करने की अपेक्षा की जा सकती थी। उसने जो कुछ देखा उससे रात भर की लंबी निगरानी का तनाव कम हुआ, लेकिन बहुत कुछ ऐसा था जो उसने नहीं देखा। उसने सफ़ेद हुड के नीचे काले चेहरे को नहीं देखा, न ही पगडंडी के मोड़ के पार अपने नेता के पीछे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए काले घुड़सवारों की कतार को देखा। ये चीज़ें उसने पहले नहीं देखीं और इसलिए वह आगे बढ़ते हुए सवार की ओर झुकी, उसके गले में स्वागत की चीख उभर रही थी। पहले शब्द पर उस आदमी ने आश्चर्य से लगाम कसते हुए ऊपर देखा, और जैसे ही उसने अबीसिनिया अब्दुल मोराक का काला चेहरा देखा, वो डर के मारे शाखाओं के बीच सिमट गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आदमी ने उसे देख लिया था और अब उसने उसे नीचे उतरने के लिए बुलाया। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन जब 1 दर्जन काले घुड़सवार अपने नेता के पीछे आ गए और अब्दुल मोराक के आदेश पर उनमें से एक ने उसके पीछे पेड़ पर चढ़ना शुरू किया, तो उसे एहसास हुआ कि प्रतिरोध व्यर्थ था और वह धीरे धीरे नीचे उतरी और इस नए अपहरणकर्ता के सामने जमीन पर खड़ी हो गई और न्याय और मानवता के नाम पर अपना पक्ष रखा। हाल की हार तथा सोना, जवाहरात और अपने कैदियों की हानि से क्रोधित अब्दुल मोराक किसी भी नर्म भावनाओं से प्रभावित होने के मूड में नहीं था, जबकि वास्तव में वह सबसे अनुकूल परिस्थितियों में भी इनसे लगभग अपरिचित था। वह अपनी असफलताओं और दुर्भाग्य के लिए अपमान और संभावित मृत्यु की सजा की उम्मीद कर रहा था, जबकि उसे अपनी जन्मभूमि लौटकर मेनेलिक को अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए थी, लेकिन एक स्वीकार्य उपहार सम्राट के क्रोध को कम कर सकता था, और निश्चित रूप से दूसरी जाति के इस सुंदर फूल को काले शासक द्वारा कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जाना चाहिए था। जब जेन क्लेटन ने अपनी अपील समाप्त कर ली, तो अब्दुल मोराक ने संक्षेप में उत्तर दिया कि वह उसकी सुरक्षा का वादा करता है, लेकिन उसे अपने सम्राट के पास ले जाना होगा। लड़की को उससे पूछने की आवश्यकता नहीं थी कि क्यों, और एक बार फिर उसके सीने में आशा मर गई। हार मानकर उसने खुद को एक सैनिक के पीछे एक सीट पर उठा लिया और फिर से नए स्वामियों के अधीन उसकी यात्रा फिर से शुरू हुई, जिसे अब वह मानने लगी थी कि उसका अपरिहार्य भाग्य था। अब्दुल मोराक हमलावरों के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई में अपने मार्गदर्शकों से वंचित हो गया था और खुद भी देश से अपरिचित था, इसलिए वह उस रास्ते से बहुत दूर भटक गया था जिस पर उसे चलना चाहिए था, और परिणामस्वरूप अपनी उड़ान की शुरुआत से लेकर अब तक वह उत्तर की ओर बहुत कम प्रगति कर पाया था। आज वह पश्चिम की ओर बढ़ रहा था, इस उम्मीद में कि उसे कोई ऐसा गांव मिल जाए जहां उसे मार्गदर्शक मिल सके, लेकिन रात उसे अभी भी अपनी उम्मीदों से उतनी ही दूर पाती थी जितनी कि उगते सूरज से। यह एक निराश दल था जो घने जंगल में बिना पानी और भूखे शिविर में गया था। घोड़ों से आकर्षित होकर शेर बोमा के चारों ओर दहाड़ते थे, और उनके भयानक शोर में वे भयभीत जानवरों की तीखी हिनहिनाहट भी शामिल थी जिनका वे शिकार करते थे। मनुष्य या जानवर के लिए बहुत कम नींद थी, और पहरेदारों को दोगुना कर दिया गया था ताकि वे किसी अति साहसी या अत्यधिक भूखे शेर के अचानक हमले से बचने के लिए और आग को जलाने के लिए पर्याप्त संख्या में ड्यूटी पर रहें, जो कि कांटेदार बोमा की तुलना में उनके खिलाफ और भी अधिक प्रभावी अवरोध था। आधी रात हो चुकी थी और जेन क्लेटन, भले ही पिछली रात बिना सोए बिता चुकी थी, अभी तक झपकी से ज्यादा नहीं ले पाई थी। आसन खतरे की भावना शिविर पर काली चादर की तरह लटकी हुई लग रही थी। काले सम्राट के अनुभवी सैनिक घबराए हुए और बेचैन थे। अब्दुल मोरक ने 1 दर्जन बार अपने कंबल छोड़े और बंधे हुए घोड़ों और चटकती आग के बीच बेचैनी से इधर उधर टहलते रहे। लड़की आग की लपटों की भयावह चमक के सामने उसके विशाल शरीर को देख सकती थी, और उसने उस आदमी की तेज घबराई हुई हरकतों से अनुमान लगाया कि वह डर गया था। शेरों की दहाड़ अचानक इतनी तेज हो गई कि धरती भयानक कोरस से कांप उठी।
घोड़े अपनी लगाम की रस्सियों पर पीछे की ओर लेटते हुए डर से अपनी हिनहिनाहट की आवाज निकालते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे। एक सैनिक, जो अपने साथियों से ज्यादा बहादुर था, लात मारते कूदते डर से पागल जानवरों के बीच कूद गया ताकि उन्हें शांत कर सके। एक शेर, बड़ा, भयंकर और साहसी, आग की तेज रोशनी में लगभग बोमा तक कूद गया। एक संतरी ने अपनी बंदूक उठाई और गोली चलाई, और छोटी सी शीशे की गोली ने आतंक से त्रस्त शिविर पर नरक की शीशियां खोल दीं। गोली ने शेर के शरीर में गहरा और दर्दनाक गड्ढा बना दिया, जिससे उसके छोटे मस्तिष्क का पाश्विक क्रोध जाग उठा, किंतु विशाल शरीर की शक्ति और उत्साह में तनिक भी कमी नहीं आई। बिना घायल हुए बोमा और लपटें उसे पीछे लौटा सकती थीं, लेकिन अब दर्द और क्रोध ने उसके मन से सावधानी को मिटा दिया, और एक जोरदार और क्रोधित दहाड़ के साथ वह एक आसान छलांग के साथ बाधा के ऊपर पहुंच गया और घोड़ों के बीच पहुंच गया। जो पहले कोलाहल था, वह अब भयावह शोरगुल का अवर्णनीय कोलाहल बन गया। घायल घोड़ा जिस पर शेर कूद रहा था, अपने आतंक और पीड़ा को चीख चीख कर बता रहा था। उसके आसपास के कई लोग अपनी रस्सियां तोड़कर पागलों की तरह शिविर में घुस गए। लोग अपने कंबलों से उछल पड़े और बंदूकें तैयार करके पिकेट लाइन की ओर भागे, और फिर बोमा के उस पार जंगल से एक दर्जन शेर, अपने साथियों के उदाहरण से उत्साहित होकर निडरता से शिविर पर हमला कर दिया। अकेले, दो दो, तीन तीन के समूह में वे बोमा पर छलांग लगाते रहे, जब तक कि छोटा सा घेरा गालियां देते हुए लोगों और चीखते घोड़ों से भर नहीं गया, जो जंगल के हरी आंखों वाले शैतानों से अपनी जान के लिए संघर्ष कर रहे थे। पहले शेर के हमले के साथ ही जेन क्लेटन अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी, और अब वो अपने चारों ओर घूम रहे क्रूर नरसंहार के दृश्य को देखकर भयभीत हो गई थी। एक बार एक भागते हुए घोड़े ने उसे नीचे गिरा दिया, और एक पल बाद एक शेर, जो दूसरे भयभीत जानवर का पीछा करते हुए छलांग लगा रहा था, उसे इतनी करीब से छू गया कि वह फिर से अपने पैरों से गिर गई। बंदूकों की तड़तड़ाहट और मांसाहारी जानवरों की दहाड़ के बीच घायल पुरुषों और घोड़ों की मौत की चीखें उठ रही थीं, जिन्हें खून से पागल बिल्लियों ने घसीटकर नीचे गिराया था। उछलते मांसाहारी जानवरों और कूदते घोड़ों ने एबिसिनियन लोगों की किसी भी ठोस कार्रवाई को रोक दिया। हर आदमी अपने लिए था, और इस हाथापाई में असहाय महिला को या तो भूला दिया गया या उसके काले अपहरणकर्ताओं ने उसे अनदेखा कर दिया। कई बार उसकी जान को शेरों, घोड़ों की छलांग या भयभीत सैनिकों की बेतहाशा गोलियों से खतरा था, फिर भी बचने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि अब अपनी तरह की शैतानी चालाकी के साथ भूरे रंग के शिकारी अपने शिकार के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देते थे, उन्हें शक्तिशाली, पीले नुकीले दांतों और तीखे, लंबे पंजों के घेरे में घेर लेते थे। बार बार एक सिंह अचानक भयभीत पुरुषों और घोड़ों के बीच से निकल जाता था, और कभी कभी दर्द या भय से उन्मत्त होकर कोई घोड़ा चक्कर लगाते हुए शेरों के बीच से सुरक्षित निकल जाता था, बोमा को फांदकर जंगल में भाग जाता था, लेकिन पुरुषों और महिलाओं के लिए ऐसा कोई रास्ता नहीं था। एक घोड़ा, जिसे एक आवारा गोली लगी थी, जेन क्लेटन के बगल में गिर गया। एक शेर उस मरते हुए जानवर के ऊपर से छलांग लगाता हुआ एक काले सैनिक की छाती पर जा गिरा। आदमी ने अपनी राइफल उठाए और चौड़े सिर पर निरर्थक वार किया, और फिर वह नीचे गिर गया और मांसाहारी उसके ऊपर खड़ा था। अपने डर को चीरते हुए सिपाही ने अपनी छोटी उंगलियों से घोड़े के झबरा सीने को नोचकर उसके मुस्कराते जबड़े को दूर धकेलने की नाकाम कोशिश की। शेर ने अपना सिर नीचे किया, उसके खुले हुए नुकीले दांत डर से विकृत चेहरे पर एक ही बार में घिनौनी आवाज के साथ बंद हो गए, और मुड़कर मृत घोड़े के शरीर पर अपने लंगड़े और खून से लथपथ बोझ को घसीटते हुए वापस चला गया। लड़की आंखें फाड़े खड़ी देखती रही। उसने देखा कि मांसाहारी जानवर लाश पर लड़खड़ाते हुए चल रहा था, और वह भयानक चीज उसके अगले पंजों के बीच झूल रही थी, और जब जानवर उसके कुछ कदम की दूरी से गुजरा, तो उसकी आंखें मुगध होकर स्थिर रहीं। शरीर के हस्तक्षेप से शेर को गुस्सा आ गया। उसने निर्जीव मिट्टी को जहरीले ढंग से हिलाया। वह उस मृत, अचेतन चीज पर भयानक रूप से गुर्राया और दहाड़ा, और फिर उसने उसे नीचे गिरा दिया और अपना सिर उठाकर किसी जीवित शिकार की तलाश में इधर उधर देखने लगा, जिस पर वह अपना गुस्सा निकाल सके। उसकी पीली आंखें लड़की की आकृति पर बुरी तरह से जम गईं, उसके होंठ ऊपर उठे,
जिससे मुस्कराते हुए नुकीले दांत दिखाई देने लगे। जंगली गले से एक भयानक दहाड़ निकली और विशाल जानवर इस नए और असहाय शिकार पर झपटने के लिए झुक गया। शिविर में सुबह से ही शांति छा गई थी, जहां टार्जन और वीरपर सुरक्षित रूप से बंधे हुए थे। दो घबराए हुए पहरेदार अपनी धड़कनों पर कदम रख रहे थे, उनकी आंखें अक्सर उदास जंगल की अभेद्य छायाओं की ओर घूम रही थीं। बाकी लोग सो रहे थे या सोने की कोशिश कर रहे थे, सिवाय बंदर आदमी के। चुपचाप और ताकत से उसने अपनी कलाइयों को जकड़े हुए बंधनों को खींचा। उसकी भुजाओं और कंधों की चिकनी भूरी त्वचा के नीचे मांसपेशियां गठी हुई थीं। उसके परिश्रम के बल से उसकी कनपटियों पर नसें उभर आई थीं। एक किनारा अलग हुआ, दूसरा और फिर तीसरा, और एक हाथ मुक्त था। फिर जंगल से एक धीमी कर्कश ध्वनि आई और वानर मानव अचानक एक मौन, कठोर मूर्ति बन गया, जिसके कान और नथुने उस काले शून्य को देखने के लिए जोर लगा रहे थे जहां उसकी दृष्टि नहीं पहुंच सकती थी। शिविर के बाहर घनी हरियाली से फिर से अजीबोगरीब आवाज आई। एक संतरी अचानक रुक गया, उसने अपनी आंखें अंधेरे में गड़ा दी। उसके सिर पर घुंघराला ऊन सख्त हो गया और ऊपर उठ गया। उसने कर्कश फुसफुसाहट में अपने साथी को पुकारा। क्या तुमने सुना? उसने पूछा। दूसरा व्यक्ति कांपता हुआ उसके करीब आया। क्या सुनो? फिर से वही अजीब सी आवाज दोहराई गई। उसके तुरंत बाद कैंप से भी ऐसी ही आवाज आई। संतरी एक दूसरे के करीब आ गए और उस काले धब्बे पर नजर रखने लगे जहां से आवाज आ रही थी। इस जगह पर पेड़ बोमा के ऊपर लटके हुए थे, जो कि उनसे शिविर के विपरीत दिशा में था। वे पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। उनके डर ने उन्हें अपने साथियों को जगाने से भी रोक दिया। वे केवल जमे हुए डर में खड़े हो सकते थे और उस भयावह भूत को देख सकते थे जिसे वे क्षण भर में जंगल से छलांग लगाते हुए देखने की उम्मीद कर रहे थे। नहीं, उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। एक मंद, भारी आकृति पेड़ की शाखाओं से हल्के से शिविर में उतरी। इसे देखते ही एक संतरी ने अपनी मांसपेशियों और अपनी आवाज पर नियंत्रण पा लिया। सो रहे शिविर को जगाने के लिए जोर से चिल्लाते हुए वह टिमटिमाती हुई पहरेदार आग की ओर कूदा और उस पर झाड़ियों का एक ढेर फेंक दिया। श्वेत अधिकारी और काले सैनिक अपने कंबलों से उछल पड़े। आग की लपटें फिर से जल उठीं और पूरे शिविर में आग लग गई, और होश में आए लोग उस दृश्य को देखकर अंधविश्वासी भय से पीछे हट गए जो उनके भयभीत और अचंभित दृष्टि से मिला था। बाड़ी के दूर किनारे पर पेड़ों के नीचे एक दर्जन से ज्यादा विशालकाय और बालों वाले जीव दिखाई दे रहे थे। सफेद विशालकाय जीव, जिसका एक हाथ आजाद था, अपने घुटनों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और वह भयानक, रात में आने वाले आगंतुकों को जानवरों जैसी कर्कश आवाज, भौंकने और गुर्राने के घिनौने मिश्रण में बुला रहा था। वीरपर किसी तरह उठकर बैठ गया था। उसने भी आते हुए मानवरूपियों के क्रूर चेहरे देखे और समझ नहीं पाया कि उसे राहत महसूस करनी चाहिए या भयभीत होना चाहिए। गुर्राते हुए बड़े वानरों ने टार्जन और वीरपर की ओर छलांग लगाई। चुलक ने उनका नेतृत्व किया। बेल्जियम के अधिकारी ने अपने आदमियों को घुसपैठियों पर गोली चलाने के लिए कहा, लेकिन नीग्रो पीछे हट गए, क्योंकि वे बालों वाले वृक्ष मानव के अंधविश्वासी भय से भरे हुए थे, और इस विश्वास के साथ कि सफेद विशालकाय जो जंगल के जानवरों को अपनी सहायता के लिए बुला सकता है, वह मनुष्य से बढ़कर है। अपना हथियार निकालते हुए अधिकारी ने गोली चला दी, और टार्जन को डर था कि इस शोर से उसके बहुत डरपोक दोस्तों पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए उसने उन्हें जल्दी आने और उसके आदेशों का पालन करने के लिए कहा। बंदूक की आवाज सुनकर कुछ वानर मुड़कर भाग गए, लेकिन चुलक और आधा दर्जन अन्य तेजी से आगे बढ़े और वानर मानव के निर्देशों का पालन करते हुए उसे और वीरपर को पकड़ लिया तथा जंगल की ओर भाग गए। धमकियों, निंदाओं और गालियों के बल पर बेल्जियम के अधिकारी ने अपने कांपते हुए कमांड को पीछे हटते वानरों पर गोलियां चलाने के लिए राजी कर लिया। यह एक अस्त व्यस्त, बिखरी हुई गोली थी, लेकिन कम से कम इसकी एक गोली निशाने पर लगी, क्योंकि जैसे ही जंगल बालों वाले बचाव दल के चारों ओर घिरा, चुलक, जिसने वीरपर को अपने चौड़े कंधे पर उठा रखा था, लड़खड़ा कर गिर पड़ा। एक पल में वह फिर से उठ खड़ा हुआ, लेकिन बेल्जियन ने अपनी अस्थिर चाल से अनुमान लगाया कि उसे बहुत जोर से चोट लगी है। वह दूसरों से बहुत पीछे रह गया
और टार्जन के आदेश पर रुकने के कई मिनट बाद वह धीरे धीरे उनके पास आया, एक तरफ से दूसरी तरफ लड़खड़ाता हुआ, और अंत में अपने बोझ के वजन और अपने घाव के झटके के नीचे फिर से गिर गया। चुलक नीचे गया तो उसने वेरपर को गिरा दिया, जिससे वह नीचे की ओर मुंह के बल गिरा और बंदर का शरीर उसके ऊपर आधा पड़ा था। इस स्थिति में बेल्जियन को लगा कि उसके हाथों पर कुछ टिका हुआ है, जो अभी भी उसकी पीठ पर बंधे हुए थे, कुछ ऐसा जो बंदर के बालों वाले शरीर का हिस्सा नहीं था। यंत्रवत रूप से आदमी की उंगलियों ने महसूस किया कि वस्तु लगभग उनकी मुट्ठी में है। यह एक नर्म थैली थी, जिसमें छोटे, कठोर कण भरे हुए थे। वेरपर आश्चर्य में डूब गया क्योंकि उसके मन की अविश्वसनीयता के माध्यम से पहचान छनकर आई। यह असंभव था, और फिर भी ये सच था। वह बेचैनी से उस थैली को बंदर से निकालने और उसे अपने कब्जे में लेने के लिए प्रयासरत था, लेकिन उसके हाथों को जंजीरों से बांधे रखने के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। हालांकि वह थैली को उसकी कीमती सामग्री सहित अपनी पतलून की कमरबंद के अंदर छुपाने में सफल रहा। टार्जन थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ अपने को बांधने वाली रस्सियों की बची हुई गांठों को जोड़ने में व्यस्त था। कुछ ही देर में उसने आखिरी गांठ को एक तरफ फेंक दिया और खड़ा हो गया। वेरपर के पास पहुंचकर वह उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। एक पल के लिए उसने बंदर को देखा। बिल्कुल मर चुका है, उन्होंने घोषणा की। ये बहुत बुरा है। वह एक शानदार प्राणी था, और फिर वह बेल्जियन को आज़ाद कराने के काम में लग गया। उसने पहले अपने हाथों को मुक्त किया और फिर अपने टखनों पर गांठों पर काम करना शुरू किया। बाकी काम मैं कर सकता हूँ, बेल्जियन ने कहा। मेरे पास एक छोटा सा पॉकेट चाकू है जिसे उन्होंने मेरी तलाशी लेते समय अनदेखा कर दिया था, और इस तरह वह खुद को बंदर आदमी के ध्यान से मुक्त करने में सफल रहा ताकि वह अपना छोटा चाकू ढूंढ सके और उसे खोल सके और चुलक के कंधे पर बंधी थैली को काट सके और उसे उसकी कमर से हटाकर उसकी कमीज के सीने पर रख सके। फिर वह उठा और टार्जन के पास गया। एक बार फिर लालच ने उसे जकड़ लिया था। जेन क्लेटन के मन में उसके सम्मान के प्रति जो विश्वास जगा था, उसे भुला दिया गया। उसने जो किया था, उसे छोटी थैली ने नष्ट कर दिया। ये बड़े वानर के शरीर पर कैसे आ गया, वेरपर कल्पना नहीं कर सकता था, जब तक कि यह न हो कि मानवरूपी ने अखमेद शेख के साथ उसकी लड़ाई देखी हो, अरब को थैली के साथ देखा हो और उसे उससे छीन लिया हो। लेकिन इस थैली में ओपके गहने थे, वेरपर को यकीन था, और यही वह बात थी जिसने उसे बहुत दिलचस्पी दी। अब बंदर आदमी ने कहा, अपना वादा निभाओ। मुझे उस जगह ले चलो जहां तुमने आखिरी बार मेरी पत्नी को देखा था। ये धीमी गति से चलने वाले बेल्जियम के पीछे रात के अंधेरे में जंगल से होकर आगे बढ़ने का एक धीमा काम था। वानर आदमी देरी से चिढ़ गया, लेकिन यूरोपीय अपने अधिक चुस्त और मांसल साथियों की तरह पेड़ों के बीच से नहीं निकल पा रहा था, और इसलिए सभी की गति सबसे धीमी गति वाले व्यक्ति तक ही सीमित थी। बंदर कुछ मील तक उन दो गोरे लोगों के पीछे पीछे चले गए, लेकिन जल्द ही उनकी दिलचस्पी कम हो गई। उनमें से सबसे आगे वाला एक छोटे से मैदान में रुक गया और बाकी उसके पास रुक गए। वे अपनी झबरा भौहों के नीचे से उन दो लोगों की आकृतियों को देखते रहे जो लगातार आगे बढ़ रहे थे, जब तक कि बाद वाला घास के मैदान के पीछे पत्तेदार पगडंडी में गायब नहीं हो गया। फिर एक बंदर ने एक पेड़ के नीचे आरामदेह सोफा ढूंढा और एक एक करके बाकी सभी ने उसका अनुसरण किया, ताकि वेरपर और टार्जन अकेले ही अपनी यात्रा जारी रखें। न तो बाद वाला हैरान था और न ही चिंतित। वे दोनों उस घास के मैदान से कुछ ही दूर गए थे, जहां बंदरों ने उन्हें छोड़ दिया था। तभी दूर से शेरों की दहाड़ उनके कानों में पड़ी। बंदर आदमी ने तब तक जानी पहचानी आवाज़ों पर ध्यान नहीं दिया, जब तक कि उसी दिशा से बंदूक की तान की हल्की सी आवाज़ नहीं आई, और जब इसके बाद घोड़ों की तीखी हिनहिनाहट और शेरों के एक बड़े समूह की बढ़ती और क्रूर दहाड़ के साथ गोलियों की लगभग निरंतर बौछार हुई, तो वह तुरंत चिंतित हो गया। वहाँ किसी को परेशानी हो रही है, उसने वेरपर की ओर मुड़ते हुए कहा। मुझे उनके पास जाना होगा, वे दोस्त हो सकते हैं। आपकी पत्नी भी उनमें से एक हो सकती है, बेल्जियन ने सुझाव दिया, क्योंकि जब से उसने फिर से थैली अपने कब्जे में ली थी, वह काफी मानव से भयभीत और संदिग्ध हो गया था, और उसके दिमाग में लगातार इस विशालकाय अंग्रेज से बचने की कई योजनाएं घूम रही थीं, जो एक साथ उसका रक्षक और उसका अपहरण करता था।
इस सुझाव पर टार्ज़न ऐसे चौंक गया जैसे उसे कोड़े से मारा गया हो। भगवान! वह चिल्लाया, हो सकता है, और शेर उन पर हमला कर रहे हों, वे शिविर में हैं। मैं घोड़ों की चीखों से बता सकता हूँ और वहाँ। यह मृत्यु की पीड़ा में डूबे एक आदमी की चीख थी। यहीं रुको यार, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊँगा। मुझे पहले उनके पास जाना चाहिए। और एक पेड़ पर झूलते हुए वो पतला दुबला व्यक्ति एक देहीन आत्मा की गति और खामोशी के साथ रात में तेजी से चला गया। एक पल के लिए वेरपर वहीं खड़ा रहा जहां बंदर आदमी ने उसे छोड़ा था। फिर उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान तैर गई। यहाँ रुको, उसने खुद से पूछा। यहाँ रुको और तब तक इंतजार करो जब तक तुम वापस आकर इन रत्नों को ढूंढकर मुझसे नहीं ले जाओगे। मैं नहीं, मेरे दोस्त, मैं नहीं। और अचानक पूर्व की ओर मुड़ते हुए अल्बर्ट वेरपर एक लटकती हुई बेल के पत्तों के बीच से गुजर गया और अपने साथी आदमी की नज़रों से ओझल हो गया, हमेशा के लिए।